चलिए प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं तरंग में ऊर्जा, शक्ति और तीव्रता की, यानी कि एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी की बात करते हैं तरंग के अंदर। जिस तरीके से हमने ऊर्जा की बात की थी सरल एसएचएम में, उस तरीके से तरंग में, एसएचएम में और तरंग में ऊर्जा का अंतर क्या होता है वो समझना है। हमने एसएचएम में वेग, विस्थापन और हमने त्वरण की बात की थी, तो जैसा एसएचएम में होता था त्वरण और वेग, वैसे ही यहाँ पर तरंग में भी होता था। लेकिन ऊर्जा की कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है, ऊर्जा की गणना बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। अगर मैं बात एसएचएम की करता था तो एसएचएम में मुझे पता है कि भाई यहाँ पर माइनस से होता था, यहाँ पर प्लस से होता था। किसी भी बिंदु पर जो कुल ऊर्जा थी, टोटल एनर्जी थी, कुल ऊर्जा क्या होती थी, नियत रहती थी। कुल ऊर्जा नियत रहती थी क्योंकि कण ही एक था, एक ही तो कण था। एक कण के पास जो अपनी ऊर्जा थी, उसी ऊर्जा से वो नियत ऊर्जा से सरलावर्त गति कर रहा था, एसएचएम कर रहा था, है ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या होगा कि मान लीजिएगा रस्सी है, मान लीजिएगा ये एक रस्सी है जिसमें आपने तरंग जनरेट की, ये आपने तरंग जनरेट की, ये लो, ठीक। और ये रस्सी पहले ऐसी थी, ठीक है। अगर मान लो कोई भी x दूरी वाला कण की बात करूं, x दूरी वाला कोई भी कण ले लिया मैंने यहां पर, जिससे इसका dx दूरी ले लो, ये dx दूरी ले ली, ठीक। तो सोचो ये जो लंबाई थी, ये लंबाई बढ़ करके ये हो गई dl हो गई, मान लो, है ना। ये dx थी और ये dy, इतनी लंबाई में इसमें चेंज आ गया। तो यहां पे इस ये बिंदु है, मान लो एक पॉइंट मास है। कैसा मास है, बिंदु द्रव्यमान, बिंदु द्रव्यमान है। इसको dm नाम दे दिया, इसको dm नाम दे दिया, है ना। रस्सी में इसकी लंबाई dl है, इसका द्रव्यमान dm दे दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई इस बिंदु से इधर भी एक बिंदु खींच रहा है, इसको इधर भी एक बिंदु खींच रहा है, तो इसमें एक खिंचाव उत्पन्न आता है, तनाव उत्पन्न आता है ना। तो रस्सी जब खींचती है तो खींचने पर उसमें एक ऊर्जा स्टोर हो जाती है। कोई भी चीज है, जैसे स्प्रिंग खींचता है उसमें ऊर्जा आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, फिर गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, फिर कुल ऊर्जा की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब हमने इसमें ऊर्जा दी, ये रस्सी थी, ये अपने पास रस्सी है, ये जब हमने इसमें ऊर्जा दी तो ऊर्जा से वजह से इसमें खिंचाव आ गया, जिसकी वजह से इसमें खिंचाव ऊर्जा कह सकते हैं, स्ट्रेच एनर्जी कह सकते हैं। तनाव बल के कारण इसमें एक ऊर्जा स्टोर होगी, वो कहां से आई ऊर्जा, जो हमने ऊर्जा दी थी उसकी वजह से उसमें एक खिंचाव आया, यानी कि इस पर एक वर्क हुआ। जैसा आप प्रत्यास्था वाले में होता है, कोई चीज खिंचती है, किसी द्रव्यमान को लटका देंगे, खींचेगी तो उसमें एक खींचने के कारण ऊर्जा स्टोर हो जाती थी, यानी कि जो उसमें ऊर्जा स्टोर होगी, स्थितिज ऊर्जा, वो किससे होगी, कोई ना कोई कार्य करेगा। कार्य कौन करेगा, बल कौन है यहाँ पर, खिंचाव बल, तनाव बल होगा। तो तनाव बल के कारण उसमें खिंचाव होगा। लंबाई पहले dx थी, अब लंबाई कितनी हो गई, dl। तो कितनी खिंचाव हुआ, dl माइनस dx। रस्सी ऐसी होगी इतनी लंबी, dx से dl पहुंच गई, तो रस्सी में लंबाव dl माइनस dx हुआ। तनाव कितना है, t है, रस्सी में तनाव t है यहाँ पर। तो थोड़ा सा वर्क हुआ, वो थोड़ा सा वर्क उसकी स्थितिज ऊर्जा में स्टोर हो गया। लेकिन ये बिंदु ऊपर नीचे भी जा रहा, इसका मतलब इसमें गतिज ऊर्जा भी, स्थितिज ऊर्जा भी है ना। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपकी उनका योग कांस्टेंट नहीं रहता है, उनका योग कांस्टेंट नहीं रहता है, बल्कि यहां पर ऊर्जा की गणना का तरीका अलग है। अरे ऊर्जा तो यहां नियत रह ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ऊर्जा नियत रह गई तो फिर ट्रांसफर कैसे होगी, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक चलेगी कैसे। वो तो एक ऊर्जा है, कभी एक कण के पास है, कभी दूसरे कण के पास है, तो ऊर्जा तो बदल रही है कण की, जो यहाँ से इधर से उधर जा रही है ऊर्जा। तो वो ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो ऊर्जा नियत नहीं है किसी भी बिंदु पर, हर बिंदु पर जा रही, ट्रांसफर हो रही। जब हर जगह जब वो आगे चलते जा रही है, अलग अलग एक्स पर अलग अलग होगी, क्योंकि वो ऊर्जा चल रही है। जब चल रही है तो किसी एक बिंदु पर कैसे नियत रह सकती है, यहाँ एक कण थोड़ा ही है, यहाँ तो अनंत कण है, अनंत कणों की एसएचएम है। एक कण दूसरे से, दूसरा कण तीसरे से जुड़ा हुआ है, ऊर्जा को एक दूसरे को देता रहता है। ऊर्जा जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती रहती है, तो वो नियत कैसे रह सकती है। वहां पर तो एक ही कण था, एसएचएम में तो एक ही कण था, उसकी अपनी ऊर्जा तो उसी के पास है, किसी को दे नहीं सकता था बेचारा। इसका मतलब यहां पर ऊर्जा नियत नहीं रहती, यहां पर ऊर्जा आपकी ट्रांसफर होती है। तो कितनी ऊर्जा है किसी बिंदु पर, क्योंकि रस्सी की लंबाई
कितनी भी हो सकती है। तो इकाई लंबाई में कितनी ऊर्जा है वो निकालेंगे, यानी कि एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, यानी कि स्थितिज ऊर्जा की पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। जब कोई चीज़ें बहुत लंबी होती हैं या कुछ ज़्यादा लंबाई की तो पर इकाई लंबाई के लिए निकाल लेते हैं, ताकि फिर उसमें हम जितनी लंबाई के लिए चाहे उतनी लंबाई के लिए ऊर्जा लिख सकते हैं। तो इकाई लंबाई के लिए स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, इकाई लंबाई के लिए गतिज ऊर्जा निकालेंगे, इकाई लंबाई के लिए कुल ऊर्जा निकालेंगे, और आप रिजल्ट देख करके बताएंगे कि वास्तव में ऊर्जाओं में क्या रिलेशन आया है। ठीक है, और फिर उसको फील करेंगे उस रिजल्ट को, अच्छा है तो वास्तव में ऐसा हो रहा है। तो रियलिटी में तो देखा जाए तो रस्सी पहले ऐसे थी। अगर मान लीजिएगा ऐसे हम कर भी रही है, पहले थोड़ा सा फील कर लेते हैं कि मान लो ये लंबाई थी, रस्सी खींच गई, तो रस्सी में क्या आ गई, स्थितिज ऊर्जा आ गई। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ी या घटी, बढ़ी, स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो गई, इसमें बढ़ गई स्थितिज ऊर्जा इसकी यहाँ से यहाँ पर, है ना, और स्थितिज ऊर्जा इसके पास यहाँ पर बढ़ गई, इसका मतलब यहाँ पे लंबाई इसकी बढ़ गई। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई वो निकाल लेते हैं। ठीक, अच्छा, इसके पास यहाँ वेग भी है, इसके पास यहाँ वेग भी है, तो यहाँ पर जो वेग होगा वो वाले वेग के हिसाब से हम इसको देखो, जहाँ पे जब ये इसके यहाँ पे जितना भी वेग होगा उसके हिसाब से गतिज ऊर्जा लिख लेंगे बाद में। तो पहले हम स्थितिज ऊर्जा की गणना पर काम करते हैं। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा क्या मतलब, वर्क, वर्क कैसा, किसका, टेंशन का। तो एक छोटा सा वर्क निकालते हैं, डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, डी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, किसका वर्क, टेंशन का, तनाव बल का कार्य कितना आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो तनाव बल हो गया और डिस्प्लेसमेंट dl माइनस dx आ गया। कोई दिक्कत, मैं एक बार फिर बता दूं कि भाई रस्सी में ऊर्जा की गणना और SHM में ऊर्जा की गणना बिल्कुल अलग तरीका है। इनकी फॉर्मूले ही अपने काम आएंगे, इनका प्रूफ मैं सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए करवा रहा हूं, हालांकि प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बहुत ज़्यादा इसमें, लेकिन फील के लिए समझ लेते हैं कि अच्छा सा इसमें ऊर्जा का फ्लो होता है ना। तो इसलिए सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ऊर्जा की डेरिवेशन दे रहा हूँ, बट आपको फाइनली जो रिजल्ट आएंगे उन पे कंसंट्रेट करना है, उनको याद रखना है, क्योंकि उन रिजल्ट्स का हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ तो मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी फील आ जाए, और आधार समझ में जितना भी आएगा अच्छे से, उसके बाद आपको बस रिजल्ट अपने माइंड में सेट करने, रिजल्ट याद रखने। ओके, चलिए करते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन। चलिए dl माइनस dx आ गया बेटे t। अच्छा, dl कितना हो जाएगा, क्या dl को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर माइनस dx। अच्छा जी, क्या इसमें से मैं dx कॉमन ले लूं, यस ले सकता हूं, dx कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, है ना, और इसकी पावर लिख सकता हूँ 1/2 माइनस dx, रूट को ऐसा लिख दिया। अच्छा, dx क्या ये बहुत छोटा है, dy बाई dx, ये dx बहुत स्मॉल लेंथ ली हुई हमने, है ना, तो इसमें जो बहुत ये अपनी dy भी बहुत छोटा होगा और dx भी, जिसमें dy की वैल्यू कंपेयर टू dx और भी छोटी होगी, ये वाली। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं बाइनोमियल लगा सकता हूँ, क्या ये 1/2 को क्या ले सकते हैं, यहाँ ले जा सकते हैं, यस, यानी कि आपके पास आ गया dx ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा 1/2, है ना, माइनस के dx। अब dx को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर du आ गया t इंटू dx प्लस हाफ dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx माइनस dx, इससे ये उड़ गया। ठीक, तो बहुत ध्यान से देखो, हाफ dy बाई dx इंटू dx इंटू t। तो एनर्जी कितने पे आई है, छोटे से कण के लिए, एक कण के लिए बात कर रहे हैं, छोटा सा dx लेंथ का, लेकिन हमारे पास तो रस्सी में पूरी उसमें ही ऊर्जा चल रही, तो इकाई लंबाई के लिए तो du बाई dx। जब कोई चीज बहुत लंबी होती है तो फिर इकाई लेंथ की बात कर लेते हैं, तो du बाई dx तो कितना आ गया, हाफ ऑफ t। अच्छा, y आपको पता है क्या था, y तो ये था ना, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था, ऐसे था, कोई भी y तरंग की समीकरण थी। जब y तरंग की समीकरण ये थी तो आप क्या करोगे,
आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे y करना dy/dx, इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में करना, और y तो t और x का फलन है, यानी कि वास्तव में dy/dx की जगह क्या होना चाहिए, del y/del x, तो दिस मस्ट बी del y/del x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आंशिक लेना, क्योंकि दो है, t भी और x भी। तो आपको पता है del y/del x क्या आएगा, क्या ये a है, इसमें से x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस का k बाहर आ जाएगा और साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यह जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, कितना जाएगा 1/2। अच्छा, रस्सी में वेव चल रही है, हम t को क्या लिख सकते हैं, क्या t को लिख सकते हैं म्यू वी स्क्वायर, तनाव का फॉर्मूला v बराबर √t/म्यू था ना, तो म्यू वी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख लो, ये लो जी। अच्छा, यहाँ से आपके पास आ गया ये, इसको स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा a स्क्वायर के स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आगे जी, लो 1/2 म्यू वी स्क्वायर आएगा ना भाई, टी की जगह वी स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्या आपको याद है, ऐसे v बराबर था ओमेगा बाई के, तो k बराबर क्या बैठेगा ओमेगा बाई वी, तो k को लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, है ना, ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये बन गया। अच्छा, और यहां से du/dx की वैल्यू आ गई, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर उड़ जाएगा, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो पर यूनिट लेंथ में ऊर्जा अलग अलग एक्स पर अलग अलग इंस्टेंट पर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं पर यूनिट लेंथ में। अगर 1 मीटर लंबाई में पूछेगा तो लंबाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊर्जा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये कैसी ऊर्जा है, ये इंस्टेंटेनियस, ताक्षणिक, किसी भी क्षण पर। लेकिन हमें जब कोई चीज, जब से तो कोस का फंक्शन है, बदल रही, हर इंस्टेंट पर बदल रही होगी, हर पॉइंट पे जो है ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि भाई वास्तव में कुल ऊर्जा की औसत वैल्यू कितनी है, जब कोई चीज बदल रही है, ज्यादा भी कम भी जीरो भी, तो उसका औसत मान निकाल लेते हैं। तो औसत मान तभी निकालते हैं जब बहुत सारे केसेस हो, बहुत सारे आंसर आ रहे हो, क्योंकि भाई कोस में तो टी की वैल्यू पर अलग अलग आंसर आएंगे, अलग अलग एक्स पे भी अलग अलग आएंगे, तो अलग अलग बिंदु पर बहुत सारे एनर्जियों के आंसर अलग अलग बैठेंगे, तो उन सबका एवरेज निकाल लो, एक आंसर आ जाएगा। फिर बोलेंगे भाई इस तरंग की ऊर्जा ये है, हम बोलेंगे कि इस तरंग की स्थिति ऊर्जा ये है, लेकिन वो कौन सी ऊर्जा होगी, औसत। भाई जब आप कोई भी चीज पर बहुत सारे आंसर्स होते हैं तो आप उसका औसत बता देते हैं ना। भाई मान लो आप कई रास्ते से चले, कि भाई कहीं से चले, कहीं पे चाल आपने 10 रखी, कहीं 20, कहीं 50, कहीं पे 30, कहीं पे 50, 200, कहीं पे 100, तो आप क्या करते हो, बोलते हो कि ऑन एवरेज, आप इन सबका एवरेज लेकर के बोल देते हो कि 60, 70, 80 पर हम आए हैं। तो वैसे ही बहुत सारे आंसर आएंगे कोस के कारण, अलग अलग टी के और एक्स के कारण, तो बहुत सारे आंसर के देने की जरूरत नहीं है, ऊर्जा की फिर औसत मान की जरूरत पड़ती है। तो औसत मान निकाल, तो दुनिया कोई भी ऐसा, फिजिक्स में आप कहीं भी देखेंगे, कोई भी चीज जो समय के साथ साथ बिल्कुल कंटिन्यूसली बदल रही है, कुछ भी चीज, तो हम उसका औसत मान निकाल लेते हैं। ऐसा आप एसी वाले चैप्टर में भी करेंगे, ऐसा आप जो है वेव ऑप्टिक्स में भी करेंगे, कई जगह पर, मतलब कई जगह पर हम ऐसा ऊर्जा का औसत मान या किसी चीज का औसत मान, जैसे करंट का औसत मान निकाल लेते हैं, या फिर अपने जो है वोल्टेज का, एसी वोल्टेज का निकाल लेते हैं, तो उनमें औसत मान की जरूरत निकाल पड़ती है। या आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू निकालता होगा, आरएस में वेग निकालते हैं केटीजी में, तो वो भी किस तरीके से निकालते हैं, उसी तरीके से हमें उसमें भी कारण क्या है, आरएमएस वेग या आरएमएस वोल्टेज निकालने का, क्योंकि वो हर पॉइंट पर अलग अलग है, बहुत सारे आंसर है, और इतने सारे आंसरों को थोड़ी ना हम याद कर सकते हैं कि भाई इसका आंसर ये भी है। हम बोलते हैं कि 220 वोल्ट आ रही है अगर हमें सप्लाई, तो 220 वोल्ट कोई, तो हमने आरएमएस वैल्यू निकाली हुई है। क्यों? क्योंकि वो जब साइन का फंक्शन बदल रहा है तो हर इंस्टेंट पर वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग है। अब जीरो भी है, मैक्सिमम भी है, उसके बीच में भी अनंत वैल्यूज हैं, तो अब कौन सा वैल्यू दे, तो उन सबका एवरेज ले लिया। तो जब कोई चीज बहुत बार बार बदल रही होती है तो एवरेज लेकर के आंसर दे जाते हैं। फिजिक्स में ये बात दिमाग में रखें। तो यहां पर भी ऊर्जा पर सेकेंड बदल रही है तो उसका औसत मान निकाल लेंगे। ठीक है, ऊर्जा पर मीटर हमने निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें उनके औसत मान निकालने की जरूरत पड़ेगी। औसत मान को निकालने का तरीके आप एसी में भी सीखेंगे जब आप एसी पढ़ेंगे 12th में। तो लेकिन जब अब मैं थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे देता हूँ किस तरीके से उसको निकालते हैं औसत मान को, है ना। चलिए, हाँ जी, तो हम
बात कर रहे थे इसके एनर्जी की औसत वैल्यू की। तो आपको बस थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि दुनिया का कोई भी फलन हो जो टाइम का फलन है, मान लो अगर मेरे से बोले कि इसका एवरेज मान बताओ, इसकी औसत वैल्यू बताओ, तो औसत वैल्यू का मतलब होता है एफ टी डी टी इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, यानी कि टोटल टाइम से डिवाइड कर दो उसको टाइम के साथ इंटीग्रेट करके। जो भी टाइम पीरियड आप ले लेते हो, मान लो 0 to t लिया तो 0 to t ले लेंगे, है ना। रियलिटी में मान लो किसी भी चीज का एवरेज निकालना, भाई मान लो कोई भी ऊर्जा का एवरेज निकालना है। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी चीज का फंक्शन का एवरेज निकालना, कोई भी एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। मान लो पावर का एवरेज निकालना, मान लो आपको कोई पावर दे रखी, टाइम का फंक्शन दे दिया। बेटे पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि आप कह सकते हैं डी बाई डी टी, है ना। अगर मान लो मैं ऐसा एग्जाम्पल समझाता हूँ, ऐसा एग्जाम्पल ले लिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या डी को लिख सकता हूँ पी ऑफ टी डी टी, और दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी, है ना। अगर मेरे से बोले कि पावर का एवरेज बताओ, पावर का एवरेज क्या लिखेंगे? पावर का फंक्शन पी टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या बनी? इसकी बनी टोटल एनर्जी के बराबर डी ई बाई डी टी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि वही फलन ले लो, उसको टाइम के साथ इंटीग्रेशन करो और उसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो कुल योग बटे कुल समय से सारी पावर को जोड़ा टाइम के साथ और टाइम से डिवाइड कर दिया, तो इससे हमारे पास कुल ऊर्जा बटे कुल समय तो बैठ रहा, ये तो बैटरी औसत। तो इसको औसत निकालने का तरीका है, इसको आप बहुत ज्यादा यूज कहाँ करेंगे? इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे आप एसी वाले चैप्टर में, है ना। जब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब। अच्छा, इसमें कोई भी फलन हो आप निकाल सकते हैं। जैसे आप इसका कोस स्क्वायर ओमेगा टी है, ये टी का फलन है, ठीक है। अच्छा, ये ऊर्जा के औसत मान आ जाएगा, तो औसत मान तो फिर वो सबके लिए समान होगा, पूरी तरंग के लिए, यानी कि हर एक्स पे समान होगा। फिर एक्स वाला 0 वाला कण कहो, एक्स 1 वाला कहो, 2 वाला कहो, 3 वाला कहो, उससे तो कोई मतलब नहीं। जब सबके लिए बराबर ऊर्जा आ जाएगी, वो औसत मान तो एक ही मानेंगे सबके लिए कि भाई ऑन एवरेज सबको इतनी ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। तो चाहे वो एक्स बराबर 0 वाला हो, एक्स बराबर 1 वाला हो, 2 वाला हो, 3 वाला हो, इसका मतलब ये हुआ कि फिर x की तो चाहे आप लिखो चाहे ना, वैसे भी x कांस्टेंट हो जाएगा जब t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। तो जब हम इसके हिसाब से कोस स्क्वायर ओमेगा टी यहाँ रखेंगे और किसी भी एक साइकिल के लिए बात करेंगे, क्योंकि ये कैसा आवर्त फलन है, तो जो आंसर एक साइकिल के लिए आएगा औसत, तो वही सारी साइकिलों के लिए आएगा, क्योंकि इसमें रिपीट होती है सारी उसकी औसत मान। तो 0 से t के लिए यहाँ पे कोस स्क्वायर ओमेगा टी रख देंगे, है ना। चाहे माइनस के एक्स रखो चाहे ना रखो, और कोस स्क्वायर ओमेगा टी रख देंगे और 0 से t से टाइम पीरियड में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सोल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा वो याद रखना है। मैंने आपको बता दिया कि एवरेज कैसे निकालते हैं, लेकिन एवरेज वैल्यूज आप याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि भाई आप ये रट लेंगे इस चीज को कि कोस स्क्वायर थीटा, थीटा कुछ भी हो चाहे, उसकी एवरेज वैल्यू, चाहे एवरेज के लिए ये साइन लगाते हैं हम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एवरेज, एवरेज मान जो होता है 1/2 आता है सोल्व करने पर एक साइकिल के लिए। ऐसे साइन स्क्वायर का भी याद रख लेंगे, क्योंकि याद रख लेना इसलिए जरूरी है, क्योंकि आपको बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बार बार क्यों करें। हालांकि हम करेंगे एसी वाले चैप्टर में ये 1/2। अच्छा, साइन थीटा की एवरेज वैल्यू और कोस थीटा की एवरेज वैल्यू पूरे एक साइकिल के लिए बेटे शून्य होती है, ये शून्य। भाई साइकिल ये होती है ना, तो जितना प्लस उतने माइनस, एक साइकिल के लिए शून्य। लेकिन स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का, इसका तो ग्राफ ये बनता है, स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है? स्क्वायर में तो नेगेटिव भी प्लस हो जाएगा, तो इसमें तो जब इनका एवरेज लेंगे तो शून्य आ ही नहीं सकता। तो इनका शून्य आने की बजाय क्या होगा? 0 और मैक्सिमम मान लीजिए 1 होती है। 0 और 1 का एवरेज ऐसा मान लो 1/2 होता है। ऐसा मान लो कि मिनिमम वैल्यू 0 इसमें स्क्वायर की, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 1 कोस की। तो 0 और 1 का एवरेज क्या बैठेगा? 1/2। ऐसा रख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक। लेकिन फंडामेंटल जो है वो ये है एवरेज निकालने का। तो याद रखना है कि भाई कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर की एक साइकिल के लिए वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, और इसके लिए वैल्यू 0 होती है। दैट्स इट। अब हमें रिजल्ट याद रख लिया कि भाई इसकी 1/2, इसकी भी 1/2। इसका मतलब जब हम एवरेज की बात करेंगे तो इतने हिस्से की एवरेज वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? 1/2 लिख दूंगा, बाकी तो सब कांस्टेंट ही है, ये तो सब कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू लिख देंगे 1/2। यानी कि आप ये कहेंगे कि du/dx की एवरेज वैल्यू, इसका मतलब एवरेज मान कितना?
म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और बेटे ये 1/2 आ गया। कॉस स्क्वायर फंक्शन जब भी आएगा 1/2 हो जाएगी। तो ये अपना आ गया म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4। बस याद रखने वाली चीज हो गई। तो ये रिजल्ट किस तरीके से आप रख सकते हैं और इसको रखने का तरीका और भी बताता हूँ। ये एवरेज वैल्यू ध्यान रखें। तो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा को लिख देंगे 2πf का स्क्वायर बाई 4। बेटे 4 का स्क्वायर आएगा यानी कि क्या बना पाई स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा ना। तो रियलिटी में एवरेज वैल्यू ये मिलती है। ये रिजल्ट आपको रट जाना है। पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ स्थितिज ऊर्जा इकाई लंबाई के लिए। क्लियर। अब हम गतिज ऊर्जा पे काम करेंगे। तो अभी हमने स्थितिज ऊर्जा निकाल ली है किसी कण की। अब हम उस कण पे गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। बेटा हमने जो अभी बात की थी, हमने ये जो तरंग ली थी हमने इस कण की बात की थी। तो ये कण की गतिज ऊर्जा भी तो ठीक है। जब अगर ये वेलोसिटी किसकी चाल किसकी है तरंग की आगे की तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ पर तो जो कण है वो तो कैसे कर रहा है, ये कण पे तो क्या है इसके पास वेग है। कण के पास वो तो सरलावर्त गति की तरह ही कर रहा था ऐसे ऊपर नीचे। तो ये तो ऊर्जा की चाल थी, ये कण की चाल है। यानी कि इस जो डीएम मास है, जो डीएम द्रव्यमान है, ये तो आगे बढ़ते हुए अगर मैं इसकी बात करूंगी ये आगे बढ़ रहा है तो ये तो कहाँ आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन इसके पास वेग तो है ना, वेग तो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं छोटी सी। तो क्या लिखेंगे हाफ ऑफ डीएम किसका वेग पार्टिकल का, डीएम कण का, डीएम कण का वेग। अच्छा ये पी पार्टिकल जो कण लिखा मैंने ये कौन सी होगी, कण का वेग कह रहा हूं चाल का नहीं। कण का वेग हम पहले निकाल चुके तो याद करो कण का वेग क्या था, क्या डेल वाई बाई डेल टी था। और y बराबर क्या लिख रहे हैं बेटे, y बराबर लिख लो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो डेल वाई बाई डेल टी कितना आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओ ये तो ये आ गया वीपी, ये लिखना पड़ेगा इन्हीं के यहाँ। अच्छा जी डी के हाफ हो। और बेटे डीएम क्या लिख सकते हैं म्यू इंटू ये डीएक्स लेंथ थी है ना, इसका द्रव्यमान कितना रहेगा म्यू डीएक्स। लो जी लिख दो यहाँ पर म्यू डीएक्स। और वीपी कितना ए ओमेगा कोस ओमेगा के एक्स का होल स्क्वायर। तो डी के बाई डी एक्स बराबर कितना आएगा हाफ ओ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओ ये तो बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे हमारा स्थितिज ऊर्जा का आया था। इसका मतलब ये हुआ कि वेव के केस में, तरंग के केस में स्थितिज ऊर्जा किसी भी बिंदु पर और गतिज ऊर्जा किसी भी बिंदु पर एक साथ रहती है, बराबर होती हैं और एक साथ अधिकतम होंगी, एक साथ शून्य होंगी। जबकि सरल आवर्त गति में क्या होता था, जिस समय गतिज ऊर्जा अधिकतम होती थी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, जिस समय स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती थी गतिज ऊर्जा न्यूनतम। यानी कि जिस समय स्थितिज ऊर्जा शून्य होती थी तो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती थी, और जिस समय गतिज ऊर्जा मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम तो गतिज ऊर्जा शून्य होती थी। याद करो तो दोनों का योग नियत रखा था, दोनों का योग नियत रखा था कुल ऊर्जा का। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए पूरी कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है, इस पर डिस्कशन बिल्कुल अलग है ऊर्जा का। तो ध्यान रखना क्यों, क्योंकि हर बिंदु पर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है तो कुल ऊर्जा तो संचरित हो रही है ना। तो नियत सही नहीं सकती ना भाई, जब प्रवाहित हो रही है आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी आ गई। तो बिल्कुल वैसे एक्सप्रेशन आ गया है ना। तो ये आपकी ऊर्जा पर यूनिट लेंथ आ गई। तो अब बेटे क्या करेंगे फिर, ये तो अपने पास हर बिंदु पे अलग अलग है, हर एक्स पे हर टी पे है ना। तो क्या करेंगे फिर, कौन सी ऊर्जा माने भाई, इतने सारे आंसर आएंगे तो अलग अलग टी पे, तो उनका सबका एवरेज ले लिया। तो हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसकी एवरेज वैल्यू क्योंकि कोस स्क्वायर फलन है तो 1/2 आ जाएगी। बस ये याद रख लो और कुछ नहीं, मैथ का काम है बेसिकली, मैथ लगाना इसमें। लेकिन वो मैथ आप रट लो क्योंकि इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती कि कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू 1/2, साइन कोस की एवरेज वैल्यू 0 होती है एक साइकिल के लिए, बस इतना काम चल जाएगा। तो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 सेम आंसर आ रहा। फिर वही ओमेगा को क्या लिख लेंगे भाई, ओमेगा को लिख लिया म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह रख दिया 2πf का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4।
तो 4 पाई स्क्वायर आएगा, यानी कि डी के बाई डी एक्स कितना आ गया, पाई स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये आ गया, है ना। तो क्या ये बिल्कुल उसके बराबर आया, डी यू बाई डी एक्स की एवरेज वैल्यू कह लो, या उनकी वैल्यू जितनी भी थी सेम आ रही। भाई ये भी तो किसके बराबर आया, डी यू बाई डी एक्स के। ये कैसी थी, ये ताक्षणिक मान है और वो औसत मान है। इसका मतलब समझते हो, औसत, इसका मतलब औसत, एवरेज, ठीक। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी तथा पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा एक साथ अधिकतम होती है, अधिकतम होंगी तथा एक साथ न्यूनतम होंगी, या फिर शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। एक साथ अधिकतम होगी, एक साथ न्यूनतम, या शून्य होनी हो तो शून्य भी एक साथ हो जाएंगे, है ना। सोचो आप इस तरीके से सोच लो इसको कि मान लो आपके पास, इसकी बात करता हूं बिल्कुल ऊपर वाले कण की, है ना, ये बात करता हूं इस वाले की, ठीक, ये वाले की बात करता हूं, ये बात कर लेते हैं। सोचो यहां पर ये जो कण है dx लेंथ का, क्या इसमें कुछ, इस बिंदु पर इसमें कुछ खिंचाव आया होगा। सबसे ज्यादा खिंचाव कौन से में आया होगा, इस वाले बिंदु में खिंचाव देखो, यहां से यहां तक बढ़ गया, इस वाले बिंदु में खिंचाव यहां से यहां तक, इस वाले बिंदु में खिंचाव जो टॉप पर है इसमें खिंचाव कुछ नहीं रहा, जो पहला था वही रहा, लंबाई, मतलब इसमें कोई खिंचाव नहीं बढ़ा, तो मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा भी यहाँ पर क्या है, शून्य है, क्योंकि इसमें जब खिंचाव ही नहीं बढ़ा तो कोई कार्य ही नहीं हुआ। बिल्कुल प्रैक्टिकली फील के साथ समझते, बाकी फॉर्मूला तो बता ही रहा है, लेकिन मैं बिना फॉर्मूले के समझे, भाई ये लंबाई इतनी dx थी, जबकि ये लंबाई कितनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, तो इसमें तो खिंचाव आया, तो अधिकतम खिंचाव यहाँ आया, अधिकतम खिंचाव यहाँ आया, जबकि यहाँ पे खिंचाव हुई है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे शून्य होगी। अच्छा, ये इसकी अधिकतम विस्थापन की स्थिति है, अधिकतम विस्थापन पे वेग भी शून्य, तो इसका मतलब इसकी गतिज ऊर्जा भी शून्य होगी, ठीक। यहाँ पर देखो इसमें ये कण आपका इस पॉइंट पर है, ये कण आपका इस पॉइंट पर है, जो कि कौन सी स्थिति है इसकी, मीन पोजीशन वाली। तो मीन पोजीशन पे तो वेग अधिकतम होता है कण का वेग क्या होता है, अधिकतम। अधिकतम होने का मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, अधिकतम है, और लंबाई भी इसकी देखो सबसे ज्यादा खींची यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। तो ये फील्ड के हिसाब से समझ सकता है, अच्छा रस्सी की लंबाई सबसे ज्यादा कहाँ खींच रही है, मतलब वहीं पे सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा, वहीं पे सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा है ना। और जहां पे बिल्कुल नहीं खींच रही वहीं पे स्थितिज ऊर्जा शून्य है और गतिज ऊर्जा भी शून्य है। इसका मतलब बिल्कुल ऐसे चंद्र से अलग हो गया, यानी कि आप कह सकते हो कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा एक साथ अधिकतम होगी, एक साथ शून्य होगी, एक साथ मिनिमम होगी, इसलिए इसकी कुल कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट है। अब कुल ऊर्जा की अगर बात करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, कुल ऊर्जा की बात करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं कुल ऊर्जा की, तो कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी भाई, कुल ऊर्जा प्रति इकाई लंबाई, है ना, किसके बराबर, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी के बाई डी एक्स। डी यू बाई डी एक्स कितना आया था बेटे, ये आया था आपके पास 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इतना ही डी के बाई डी एक्स आया था 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। कोई दिक्कत नहीं, इसमें दोनों को जोड़ देंगे तो ये अपनी कैसी आ गई, ताक्षणिक, किसी अक्षण पर। फिर क्या निकालेंगे, एवरेज, औसत, तो दोनों को जोड़ दिया, म्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो उसमें तो नियत आती थी, ध्यान करें, कांस्टेंट आती थी, एक्स और टी से इंडिपेंडेंट, यहाँ पे तो एक्स और टी दोनों ही है, तो इसका मतलब ये वाली ऊर्जा आपकी कांस्टेंट नहीं होती है ना, तो आपकी डी ई आ गई, डी ई बाई डी एक्स, ठीक है, ये आ गई, यानी कि डी ई बाई डी एक्स थी इकाई लंबाई की ऊर्जा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, ये तो अलग अलग एक्स पे अलग अलग आएगी, टी पे अलग अलग, तो क्या करो उसका औसत ले लें। औसत में क्या करते हैं, इसको 1/2 लिख लेंगे,
म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2। ठीक है, ये 1/2 आ जाएगा, तो अपने पास कितना आ गया, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2। तो जी चलो जी, यानी कि 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू रख लो, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो भाई म्यू ए स्क्वायर 2 पाई एफ का स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा, 4 से कटेगा तो यानी कि 2 पाई स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। दिस इज टोटल एनर्जी, और वो भी एवरेज वैल्यू। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुल ऊर्जा जो है उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रही, आयाम कितना है उस पर भी निर्भर कर रही। आयाम ध्यान रखिए, ये एरिया नहीं है, आयाम है। और फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर भी निर्भर करती है ना, कि कितनी। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की कितनी ऊर्जा है और उसका आयाम कितना है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं पावर की, शक्ति की, क्योंकि शक्ति तक पहुंचने का रास्ता कौन है, ऊर्जा, dE/dt, ऊर्जा अपॉन टाइम। तो इसलिए ऊर्जा तक तो पहुंचना जरूरी था, जब भी शक्ति तक पहुंचेंगे, है ना, पावर तक तो पहुंचेंगे तभी जब हमारे पास एनर्जी होगी। एनर्जी है तो पावर की बात करते हैं। हाँ, तो बच्चों हम जब ऊर्जा तक पहुंच गए हैं, अब हम कहां तक पहुंचेंगे, पावर तक, क्योंकि पावर बराबर क्या होती है, ऊर्जा अपॉन टाइम। अगर हमें किसी अक्षण पर ऊर्जा पता है तो उसी अक्षण पर हमें पावर भी पता होगी, शक्ति पता होगी, और उसको बोलते हैं ताक्षणिक, किसी अक्षण पर जब पता हो। लेकिन हमें फिर वही बात है कि अक्षण पर पता होने की बजाय हम उस औसत की बात करेंगे, क्योंकि जब हर अक्षण पर ये अलग अलग है। तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, तो यानी कि आप पावर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, डीपी कह सकते हैं dE/dt। ये तो होती है dP = dE/dt। तो आप कहेंगे एक तरह से क्या, इसमें अगर मैं dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं, ऐसा क्यों करा भाई, ऐसा इसलिए करा क्योंकि मेरे पास dE/dx की वैल्यू है, तो मैंने ऐसा इसलिए किया, है ना भाई। एनर्जी अपॉन टाइम तो पावर होगी, लेकिन dx से ऊपर नीचे इसलिए मल्टीप्लाई किया। अच्छा देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू मुझे पता है, और dx/dt क्या बनेगा, यानी कि dE/dx, और ये बेटे dx/dt। ये क्या बना, ये आपकी तरंग की चाल बन गई। x चल रही ना, इधर इधर x है, तो dx भाई तरंग की चाल। तो यानी कि क्या बना, ये तो बन गया v, और dE/dx क्या बना, म्यू, ये रहा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx, ये बन गया। अब ये भी कैसी पावर आई, ये ताक्षणिक पावर आई, ताक्षणिक, है ना, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर आ गई है। अच्छा अब म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये आपके पास ताक्षणिक पावर आ चुकी है ना। अगर इसमें ओमेगा की वैल्यू रख लो चाहो तो, ओमेगा की वैल्यू का क्या लिख लेंगे, 2 पाई एफ का होल स्क्वायर v कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गया। अब क्या करो भाई, इस ताक्षणिक पावर को किस में कन्वर्ट कर लो, एवरेज पावर में। एवरेज पावर में क्या करेंगे, बस cos स्क्वायर की वैल्यू रख लेंगे, कौन सी, 1/2 रख लेंगे, म्यू ए स्क्वायर, दिस इज 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर v, बस यहाँ पे v आ गया और कुछ नहीं है। तो cos स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2। मैं आपको एक निकाल के भी दिखा दूंगा कि कैसे इसकी 1/2 आती है, एक निकाल के दिखाऊंगा ताकि आपको फिर आ जाए, अच्छा ये 1/2 कहाँ से आ रहा। लेकिन वो रटना ही है, क्यों, क्योंकि इतना मैथ नहीं लगाना अपने को, इतना फिजिक्स पढ़नी है। तो ये एवरेज वैल्यू आ गई कितनी आ गई, इससे कट जाएगा 2, यानी कि 2 पाई स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर एफ स्क्वायर वी, है ना। क्या आप ऐसे भी देख सकते हैं, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी, मूवी, है ना, मूवी की तरह रट सकते हैं, इसमें मूवी आएगा।
2 पाई स्क्वायर स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये तो आएगा ही, एफ सब में पाई स्क्वायर स्क्वायर एफ स्क्वायर तो आ ही रहा है ना। तो म्यू वी, दिस इज एवरेज पावर, दिस इज एवरेज पावर, यानी कि प्रति सेकंड इतनी ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है, स्थानांतरित हो रही है ना। और ये प्रति सेकंड इतनी ऊर्जा द्रव्यमान उसकी वेग पर भी डिपेंड कर रही, चाल पर भी, और द्रव्य उसका माध्यम का पर इकाई लंबाई में कितना द्रव्यमान है उस पर भी निर्भर कर रही है, रस्सी की बात हो रही तो। और ये फ्रीक्वेंसी है उसकी कि कितनी फ्रीक्वेंसी की चाल से चल रही तरंग चल रही है, और ये इसका आयाम है, ठीक है, ये इसका आयाम हो गया। तो ये हमारे पास इसकी एवरेज वैल्यू आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखने वाला। क्लियर? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप ये cos स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 कैसे लिख देते हो, है ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ क्योंकि ये फिलहाल यहाँ की जरूरत नहीं है, आप अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, जब आप प्रत्यय और धारा वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर अच्छे से समझा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे वैल्यूज निकालनी होती है। फिर भी मैं आपको एक सवाल समझाता हूँ, जैसे मैंने औसत मान आ गया पावर का, अब ये औसत मान सबके लिए बराबर मानेंगे, चाहे वो x बराबर 1 सेंटीमीटर वाला हो, 2 सेंटीमीटर वाला हो पार्टिकल हो, या x बराबर 0 वाला कण हो, सबके लिए औसत मैंने बराबर मान ली कि सबको ऑन एवरेज ऐसे औसत पावर इतनी मिलती चली जा रही है। हालांकि वो कभी ज्यादा कभी कम हो रही है एक पर, तो वो ट्रांसफर हो रही, तो हमने औसत मान लिया कि इतना मिल रहा है सबको, ठीक। तो जब सबके बराबर है तो कोई सा भी कर ले लो, तो चाहे वो x बराबर 0 वाला ले लो, x बराबर 0 वाला ले लेते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया कि किसी भी फलन की एवरेज वैल्यू, कोई भी फलन की एवरेज वैल्यू क्या होती है, उस फंक्शन को लिखो dt और अपॉन जितना भी टाइम यहाँ पर दे रखते हैं t1 से t2, ये भी t1 से t2। तो मुझे किसका मान निकालना, cos स्क्वायर का। तो मान लो मुझे cos स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकालनी एवरेज, तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 से t और यहाँ पर 0 से t। बेटे इसका इंटीग्रेशन तो क्या बन जाएगा, t बन का इंटीग्रेशन तो आपका t आएगा, t की लिमिट t माइनस 0। cos स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन dt 0 से t लिमिट, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एवरेज निकाल के दिखा रहा हूं, तो 1/2 तो बाहर रख लो, चलो जी 1/2 तो बाहर रख लिया, और ये t भी अलग आ गया, तो ये अपना बचा क्या अंदर t माइनस cos 2 ओमेगा टी को हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय कितना 2 ओमेगा से डिवाइड भी करेंगे, 0 से t की लिमिट रख देंगे। और बेटा आपको पता है t बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, या ओमेगा इंटू टी बराबर होता है 2 पाई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, तो याद होगा। तो 1/2t लिमिट रखेंगे t माइनस, जब यहाँ रखेंगे साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस 0 रखेंगे 0, यहाँ पे 0 रखेंगे, साइन 0 0। यहाँ देखो ध्यान से, ओमेगा इंटू टी क्या बन गया 2 पाई, और बेटे साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 4 पाई भी 0 होता है, यानी कि ये क्या बन गया सारा 0 बन गया, ये क्या बन गया 0। तो क्या बचा 1/2t इंटू टी से t कटा तो कितना आ गया, तो इसका औसत मान 1/2 आया। ये मैंने करके इसलिए दिखा था कि हमें याद रखने में आसानी रहे, फील रहे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है करने की, बिल्कुल रटना है कि cos स्क्वायर साइन स्क्वायर की औसत मान 1/2 होता है, रट लो इसको, ठीक। ये करके दिखा दे ताकि आपको याद रहे। खैर एवरेज पावर का फॉर्मूला आपको रखना जरूरी है, और पावर प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर f स्क्वायर कह सकते हैं अगर एक माध्यम का म्यू फिक्स है और स्पीड ऑफ चाल तरंग सेम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीव्रता की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तीव्रता हमारे काम आने वाली है। तीव्रता की बात करते हैं बेटे, तीव्रता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में, समझ लो तीव्रता की बात होने वाली है। चाहे आपका वेव ऑन स्ट्रिंग हो, रस्सी पर तरंग की बात करें तब भी तीव्रता की बात होगी, साउंड वेव यानी कि ध्वनि तरंगों की बात होगी, ध्वनि तरंगों में भी तीव्रता की बात होगी, वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी की वाला चैप्टर में भी तीव्रता की बात होगी। इसका मतलब तीव्रता सब कुछ है, इसका मतलब हमारे इस चैप्टर में सब हमें यहाँ तक पहुंचना था, हमें वास्तव में इन सबकी कैलकुलेशन करनी ही इसलिए पड़ी क्योंकि हमें तीव्रता तक पहुंचना था, है ना। अब तीव्रता होती क्या है, तीव्रता क्या होती है कि इकाई क्षेत्रफल पर कितनी ऊर्जा प्रति सेकंड गिर रही है, इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाली ऊर्जा को तीव्रता कहते हैं, है ना। यानी कि आप कह सकते हैं इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड गिरने वाली ऊर्जा, यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम प्रति क्षेत्रफल, दिस इज क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल है। तो ये एनर्जी अपॉन टाइम को आप बोल सकते हैं पावर अपॉन एरिया।
इसको बोल सकते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर या जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि इकाई क्षेत्रफल पर गिरने वाली ऊर्जा प्रति सेकंड को ही क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, या इकाई क्षेत्रफल गिरने वाली शक्ति को ही क्या बोलते हैं, हम तीव्रता बोलते हैं। हम क्यों कर रहे हैं इसकी बात, क्योंकि जब मान लो बेटे जब हम बात करेंगे साउंड वेव की, तो साउंड वेव में कौन होगा, स्पीकर होंगे, साउंड के सोर्स होंगे, चारों तरफ ऊर्जा चलेगी, चारों तरफ फैलेगी। तो जब हम सुनते हैं तो मेरे तो कान पे थोड़ी सी ऊर्जा आ रही है, सारी ऊर्जा तो फैली हुई है, उसमें से थोड़ी सी आ रही है, तो मुझे केवल इतने एरिया में कितनी ऊर्जा आ रही है उसकी कैलकुलेशन करनी। तो अगर मुझे इकाई एरिया में आने वाली शक्ति, इकाई एरिया में आने वाली पावर की बात पता होगी, तो इस इतने क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करके मेरे कान में कितनी ऊर्जा गई वो पता लग जाएगी। जब हम वेव ऑप्टिक्स में बात करेंगे लाइट की, जब लाइट की बात करेंगे तो लाइट में जो बल्ब है चारों तरफ ऊर्जा फैल गई, प्रति सेकंड मान लो 100 वाट का बल्ब है तो 100 जूल प्रति सेकंड हर तरफ निकल रही है ना। लेकिन मेरी आंखों पे तो वो थोड़ी सी हिस्से में जा रही, तो अब मेरे आंख के इतने से एरिया में कितनी ऊर्जा जा रही है, कितनी पावर जा रही है, वो तो तब निकाल पाऊंगा ना जब इकाई एरिया में ऊर्जा जा रही है वो पता लग जाए। तो इकाई एरिया की ऊर्जा क्या होती है, इंटेंसिटी। इकाई एरिया में जाने वाली शक्ति क्या होती है, इंटेंसिटी। तो इकाई एरिया में जाने वाली शक्ति का पता हो तो इतनी एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी आंख में जाने वाली ऊर्जा की बात हो जाएगी। इसका मतलब वास्तव में हम अपनी आंखों की या कानों की बात करें तो हमारी आंखों और कानों में कुल पावर या कुल ऊर्जा नहीं जाती, उसका कुछ हिस्सा जाता है, और वो कुछ हिस्सा ही क्या है, तीव्रता से हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब तीव्रता ही हम सेंस करते हैं, हमारे आंख और कान ऊर्जा की तीव्रता को ही पहचानते हैं, ऊर्जा की तीव्रता को ही उसको सेंस कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगी, तीव्रता की। जब वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे वहां भी तीव्रता का ही खेल होगा सारा, साउंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी तीव्रता का ही खेल होगा, और बेटा स्ट्रिंग की बात करें, रस्सी की बात करें तो यहाँ पे सारा खेल तीव्रता का ही होगा। क्योंकि अगर हमें इकाई एरिया में ऊर्जा कितनी चल रही है ये पता लग जाए तो फिर तो एरिया कितने भी क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, तो आसान काम हो गया है ना। तो इसका मतलब हमारे लिए तीव्रता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर याद रखें कि 3 जगह काम आने वाली है ये कहानी, 3 जगह ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स में, साउंड वाले में और यहां पर भी। ठीक है, तो तीव्रता क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया। कारण समझ लो कि हमारी आंखें, हमारे कान तीव्रता को ही सेंस करते हैं, ऐसा समझ लो। क्योंकि हमारे आंखों और हमारे कान में किसी भी सोर्स से निकलने वाली सारी ऊर्जा नहीं जा पाती, कुछ थोड़ा सा हिस्सा जाता है, क्योंकि हमारा छोटा सा एरिया है, पूरे एरिया में ऊर्जा नहीं जाती। पूरा एरिया जितना भी है सारी ऊर्जा हमारे आंखों में नहीं आ पाती सारे एरिया की। तो कैसे निकाला जाए इसको, क्या फॉर्मूला होगा। तो कुछ नहीं बेटे, मान लीजिएगा आपके पास ये रस्सी है, इसमें चल रही है हमारे पास पावर या ऊर्जा, है ना। तो ये जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है, रस्सी की बात कर रहे हैं पहले, माध्यम का क्षेत्रफल, ये तो माध्यम है, इसी में तो चल रही वेव, इसी में तो चल रही रस्सी के अंदर को तरंग। तो क्या बनेगी, पावर अपॉन क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि ए से कंफ्यूज नहीं करना, एरिया लिख देता हूं उसको, ताकि ए से कभी आयाम को कर दो उसको। तो ये कितनी आई थी बेटे, अगर मैं ऊर्जा की पावर की बात कर रहा हूं तो कैसी पावर ले लूं, ताक्षणिक भी ले सकता हूं और ताक्षणिक भी ले सकता हूं वैसे भी। तो यहां पर पावर आप ले लो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी, क्या यही था। अब नीचे क्या कर दिया हमने, क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया, क्षेत्रफल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब सोचो म्यू बटे म्यू क्या था, m/l। अगर मैं क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दूं, क्षेत्रफल इंटू क्षेत्रफल, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, लेंथ इंटू क्षेत्रफल, द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान बटे आयतन क्या बन गया, घनत्व। यानी कि इतनी कहानी को मैं लिख सकता हूं घनत्व। तो सीधे सीधे सी बात कर सकते हैं 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी, ये रोवे वो मूवी, ये मूवी ये रोवी, मूवी रोवी, पावर में मूवी इसमें रोवी। ठीक है, रो क्या है, घनत्व, रो क्या है, घनत्व, इसका घनत्व है, मास अपॉन वॉल्यूम। भाई इसका मास क्या है, क्षेत्रफल इंटू लेंथ तो बैठेगी, इसकी लंबाई एल, इसका क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दो एरिया से, तो बन गया रो। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये आ गया तीव्रता का। अब कई बार आपको तीव्रता के बारे में पूछे जाते हैं, जब हम एक रस्सी पर पहुंचने वाली तरंग की बात करते हैं तो उसका घनत्व तो समान नहीं,
उस पर चलने वाली चाल भी समान है एक तरंग की, और उसमें चलने वाली फ्रीक्वेंसी भी समान है। ठीक, तो अलग अलग। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। एम्पलीट्यूड अगर हमें चाहिए तो अलग अलग ऊर्जा दे देंगे, तो यानी कि आप कह सकते हो वास्तव में ए स्क्वायर लिखते होगे नहीं, लेकिन कब, जब आपने एफ, रो और वी को कॉन्स्टेंट मान लिया। लेकिन अगर अलग फ्रीक्वेंसी से जनरेट कराओगे, इसके अंदर अलग फ्रीक्वेंसी से जनरेट कराओगे उतनी स्पीड की वेव, तो ये भी हो सकता है कि I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, लेकिन कब, जब आपका रो और वी क्या हो, नियत हो। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी फ्रीक्वेंसी भी अलग हो सकती है ना, कभी कभी फ्रीक्वेंसी अलग भी हो सकती है, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट कर दी समान चाल की एक ही मीडियम में, तो तब हमारे पास इसका फॉर्मूला यूज करते हैं। बेटा ये बहुत काम की आने वाला फॉर्मूला है ये, I1/I2 इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर, और ये I1/I2 A1/A2 का होल स्क्वायर इंटू F1/F2 का होल स्क्वायर। ये अपने काम के आने वाले फॉर्मूले हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से यूज करना है। आगे सारा खेल इंटेंसिटी का है, फिर से समझ लीजिए इस चीज को कि बिना इंटेंसिटी काम चलने वाला नहीं है ना। थोड़ा सा मैं इंटेंसिटी के ऊपर थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या आपको कैसे सोचना होता है इंटेंसिटी के बारे में। तो चलो इंटेंसिटी की बात ही करें, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, कई यहाँ काम आएगी, वेव ऑप्टिक्स में भी काम आती है, आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगी, आपको जो है साउंड वेव में भी काम आएगी, कई जगह पर ये काम आती है इंटेंसिटी। थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कि क्या सोच करके हमने इसको डिफाइन किया, क्योंकि जब हम लाइट वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो लाइट का सोर्स हो जाएगा बल्ब, साउंड में बस स्पीकर समझ लो, कोई सोर्स बोलने वाला हो जाएगा, इतना ही अंतर आएगा और कोई ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला। इसके केस में रस्सी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिएगा मैं कहूँ कि कोई बल्ब है P वाट का कोई बल्ब है, तो क्या इसके चारों तरफ ऊर्जा फैल जाएगी? यस, क्या इसके चारों तरफ ऊर्जा फैल जाएगी? मान लीजिएगा इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R1। अगर मैं एक और बात करूं कि भाई एक स्फीयर मैंने बनाया R2 रेडियस का, गोला है ना, गोला, ठीक है। अब मैं बोलूं कि भाई P वाट का मतलब इतने जूल पर सेकंड, इस पे कितनी ऊर्जा पड़ रही है। अगर मैं बोलूं कि A पर गिरने वाली प्रति सेकंड ऊर्जा, A पर प्रति सेकंड ऊर्जा और B पर प्रति सेकंड ऊर्जा, B पर प्रति सेकंड ऊर्जा, क्या रिलेशन होगा, कौन ज्यादा कौन कम या इक्वल। बेटे इससे 100 जूल निकली अगर एक सेकंड में, तो 100 जूल पर सेकंड तो सारे पे पहुंच गई, चारों तरफ स्फीयर में फैल गई, गोले के फॉर्म में इस पे भी चारों तरफ फैल गई, तो प्रति सेकंड इस पर पहुंचने वाली ऊर्जाएं बराबर है, यानी कि इस पर भी इतनी पहुंचेगी, इस पर भी इतनी पहुंचेगी प्रति सेकंड ऊर्जा, तो वो तो समान है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई, मैंने कहा कि भाई बताओ ये एक छोटा सा क्षेत्रफल है जिसकी रेडियस है स्मॉल r, है ना, एक ये यहां पर भी रखा हुआ है, इसकी भी रेडियस स्मॉल r है, तो बताओ इस पर कितनी पावर है, इस पर, ये तो A गोले पर, यहाँ पर तो क्या था A गोले पर, और यहाँ पर था B गोले पर। ये छोटी सी मान लो चक्ति है, चक्ति समझते हो, डिस्क है ना, ये बहुत छोटी सी है, रेडियस इसकी बहुत छोटी है ना, मतलब ये स्मॉल r बहुत बहुत छोटा है R1 से और R2 से भी, ठीक है। तो ये सब दिया, इससे क्या पूछा कि भाई इसको कितनी ऊर्जा मिल रही, पावर रिसीव्ड, प्राप्त एट ए पे कितनी ऊर्जा मिल रही है, यहां पर गोले पर नहीं, तो ये गोले पर थी, केवल ए पर, या फिर चक्ति पर कह सकते हैं, चक्ति पर कितनी मिल रही है। तो सोचो पूरे गोले पर तो ऊर्जा कितनी थी P वाट, लेकिन इतने हिस्से में कितनी आ रही, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा कि इकाई क्षेत्रफल में कितनी ऊर्जा आ रही, तो पहले उसकी इंटेंसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी बेटे, IA बराबर P अपॉन क्षेत्रफल, तो P अपॉन क्षेत्रफल कितना 4πr1 स्क्वायर, तो इकाई क्षेत्रफल की कितनी पावर आ रही है वो पता लग गई।
तो यानी कि अगर मुझे कितनी ऊर्जा यहाँ पे रिसीव हुई तो इतनी एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि आप कहेंगे आई ए इंटू कितना पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो आई इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो आप कहेंगे पी अपॉन 4 पाई आर वन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा तो पी आर स्क्वायर अपॉन 4 आर वन स्क्वायर। इतनी ऊर्जा इसको रिसीव हुई। पूरे गोले को पूछे अगर पूरे गोले को कितनी रिसीव हुई तो फिर पूरे गोले का क्षेत्रफल ले लेंगे, 4 पाई आर वन स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पर 4 पाई आर वन स्क्वायर तो कट जाएगा तो पी रह जाएगी। इसका मतलब पूरे गोले पे तो ऊर्जा अभी भी सेम ही है, इसकी भी जो मैंने यहाँ लिखी वो तो सेम ही रहेगी, यहाँ भी पी और यहाँ पे भी पी। लेकिन अगर छोटे से हिस्से में निकालनी तो ये मान लो मैं अपनी आंख लगा के बैठा हुआ हूँ, मान लो मेरी आंखें हैं यहाँ पर, उसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो आंख की अगर बात कर रहे हैं तो आंख के लिए तो मेरे को तो इतनी ऊर्जा मिल रही ना, इतनी पावर मिल रही प्रति सेकंड, इसीलिए इंटेंसिटी की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मेरी आंखों में तो ये ऊर्जा जा रही है प्रति सेकंड, इसीलिए मैंने इंटेंसिटी को डिफाइन करना अनिवार्य है ना। बेटे हीट में भी बहुत जगह पढ़ते हो तीव्रता dQ/dt, एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना, तो वही तो चीज है, बस उसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझ रहे। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई बी की बात करते हैं, चलो बी पर कितनी रिसीव हुई, बी पर है ना, बी चकती पर डिस्क पर, तो P अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, लो जी पाई से पाई कट गया तो P आर स्क्वायर अपॉन 4 R2 स्क्वायर। बस ऐसे इस तरीके से रिसीव पावर को निकाल सकते हैं। कई जगह पर हमारे काम आती है ये तीव्रता निकालना, इसीलिए हमारी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों तीव्रता तक पहुंचे, क्योंकि हमारी आंखें और हमारे कान तीव्रता को सेंस करते हैं ताकि उसके क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर सकें। इंपॉर्टेंट एक और बात रखना बेटे, हमारी जो आंखें हैं वो तो कैसी है, गोल है, गोली जैसी है, लेकिन मैंने क्षेत्रफल कौन सा लिया, पाई आर स्क्वायर तो लिया। तो कौन सा क्षेत्रफल लेते हैं जिससे कि जो प्रोजेक्टेड एरिया है, प्रक्षेप्य एरिया, जिसकी परछाई बन रही है वो कैसी बनेगी। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि भाई ये सन है, इससे पावर पी रेडिएट हो रही, पी निकल रही, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ पृथ्वी, इसकी रेडियस कितनी आ रही, ठीक। तो ये डिस्टेंस मान लीजिएगा डी है, तो यहां से यहां तक आपकी चारों तरफ ऊर्जा फैल रही इससे, ठीक है, ऊर्जा फैल रही। अच्छा मैं एक बात और बता दूं कि ये स्मॉल आर क्यों लिया हमने, ये स्मॉल आर क्यों लिया। अगर मैं इसको बड़ी डिस्क ले लूं, मान लो मैंने बड़ी डिस्क ले ली, तो बेटे अब तो इसके लिए जो तीव्रता निकालनी थी 4 पाई आर वन स्क्वायर, इतने एरिया में तो ठीक है यहां तक तो, लेकिन यहां वाले में तो बदल जाएगी, इसकी रेडियस अलग हो जाएगी। यानी कि तीव्रता को नियत मान सकते हैं छोटे से केस के लिए, इसको एक बिंदु डिस्क मान सकते हैं ना, इस बिंदु डिस्क को मान करके इस बिंदु को इस गोले पे माना जा सकता है, इसलिए छोटी सी लेकर के ही हमने इसको ऐसा करना है, ठीक है। बड़ी डिस्क मानेंगे तो तीव्रता समान नहीं रहेगी, यहाँ तीव्रता अलग होगी, यहाँ तीव्रता अलग होगी, फिर थोड़ी ना हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो तीव्रता को नियत रखने के लिए इसका मतलब है कि आई कांस्टेंट मान सकते हैं ऑन डिस्क पर, यानी कि चकती पर तीव्रता को नियत मान सकते हैं, है ना। चलिए अच्छा अब बात करते हैं जैसे सन और अर्थ के बीच की जितनी बहुत दूरी पर होती है, तो क्या इसको लगभग एक बिंदु मान सकते हैं। इस पर जो लाइट गिरेगी, क्या उसकी परछाई जब देखोगे, जब लाइट गिरेगी उसकी परछाई जो गिरेगी वो ऐसे एक सर्किल दिखाई देगा। तो रियलिटी में मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो क्षेत्रफल है, इसको जो पावर रिसीव हुई, पावर प्राप्त हुई पृथ्वी पर, वो क्या लिखोगे, इससे निकलने वाली पावर पी, और कितनी तीव्रता हो जाएगी, पी अपॉन इतना क्षेत्रफल पूरे का, तो मान लीजिएगा 4 पाई डी स्क्वायर, क्योंकि डी दूरी पर है ये, तो डी दूरी का एक गोला बना दिया, उससे उसकी तीव्रता निकाल ली। ये क्या हुई, तीव्रता कितने क्षेत्रफल पर मिल रही, पृथ्वी के क्षेत्रफल पर। अब पृथ्वी का क्षेत्रफल कौन सा लेंगे, क्या 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे या पाई आर स्क्वायर, तो बेटा आंसर है पाई आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं प्रक्षेप्य एरिया, प्रक्षेप्य क्षेत्रफल, यानी कि प्रोजेक्टेड एरिया लेना होता है, बस प्रोजेक्टेड क्षेत्रफल लेना होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें जब इसको क्षेत्रफल को निकालते हैं तो वो वाला लेते हैं जिस पर लाइट गिरेगी, मान लो तो लाइट गिरने पर कौन सा क्षेत्रफल दिखाई देगा, केवल परछाई पर तो ये दिखाई देगा, तो इतनी पावर रिसीव हुई इतने पर। तो इसको हम यूज भी करते हैं, हमने हीट में भी यूज करते हैं इसको, है ना, 4 डी स्क्वायर, इस बात को हम हीट में भी यूज करते हैं और सोलर नियतांक निकालने के लिए भी यूज कर लेते हैं, है ना। और एग्जाम्पल समझाता हूं, तो जैसे मान लीजिएगा अगर मैं बोलूं कि भाई इस पर लाइट गिर रही है, मान लीजिएगा ये सिलेंडर है जिसकी रेडियस है r और हाइट है h, इस पर लाइट गिर रही है ऐसे, इस पर लाइट गिर रही है I, तो कितनी पावर, ये इंटेंसिटी है,
इंटेंसिटी मतलब तीव्रता है। तो कितनी पावर रिसीव हो रही है, तो क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी इंटू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कौन सा, क्या 4 पाई है, इसके जो सरफेस ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, बेटे ये क्षेत्रफल। इसकी परछाई तो ऐसी दिखाई देगी ना, एक सिलेंडर के सब लाइट गिरेगी, तो यानी कि लेंगे क्षेत्रफल। तो ये कितनी हो जाएगी बेटे 2r, ये 2r हो जाएगी, ये h, तो 2r ऐसे लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझाना चाह रहा हूं मैं। मान लो आपको दे दिया कोण, ये h हाइट है, रेडियस r है, और लाइट ऐसे गिर रही, या कोई भी ऊर्जा इस पे ऐसे गिर रही है ना, जिसकी तीव्रता I है ना, ऐसे गिरी। तो बेटे इसमें कौन सी लेंगे, तो बेटे इसमें भी आपको कौन सी लेनी है, ये क्षेत्रफल की। इसकी परछाई तो ऐसे दिखेगी ना त्रिभुज के रूप में, ट्रायंगुलर। तो कितनी पावर प्राप्त होगी इसको, मान लो तीव्रता I है, तीव्रता अगर I दे दी तो क्षेत्रफल कौन सा लेंगे बेटे, ये आधार गुना ऊंचाई, ये तो आधार 2r होगा, ऊंचाई h होगी, तो 2r इंटू h/2 आधार गुना ऊंचाई बटे 2, तो इनके आ गया I/R/h। ठीक, तो वैसे ही अगर ये गोला है, अगर गोला है इस पर इंटेंसिटी आ रही है I, अगर इंटेंसिटी आ रही है I, तो कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे बेटे, ये वाला। तो इसकी रेडियस R, तो यानी कि I इंटू कितनी पावर रिसीव हुई, पावर रिसीव I इंटू पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, मान लो उसकी रेडियस R है। ठीक, तो इस तरीके से हमें एक तो क्षेत्रफल पे ध्यान देना है। क्षेत्रफल कौन सा लेना है, जो परछाई दिखेगी, यानी कि जिसकी बात करें तो प्रोजेक्टेड एरिया लेना है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, तीव्रता निकालने के लिए हमें उस बिंदु पर पहले तीव्रता पता होनी चाहिए, नहीं पता हो तो पहले निकालेंगे किससे, हम उससे जितने एरिया में फैल रही टोटल में कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा बटे कुल एरिया करके वो क्या लिख लेंगे, प्रति सेकंड पावर बटे प्रति सेकंड ऊर्जा, यानी कि पावर बटे कुल क्षेत्रफल करके तो निकाल लेंगे इंटेंसिटी तीव्रता, और जितने एरिया में चाहिए ऊर्जा या पावर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीव्रता की ये बेसिक बातें याद रखेंगे, और कई जगह हमें तीव्रता का काम आने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।